हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 14 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 15 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 4 में 2014 में जो प्रश्न आया है उसे आपको किस तरीके से उत्तर फ्रेम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 4 इथिक्स का पेपर है, जिसमें 2014 में 150 शब्दों में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर इसको इनकोड करेंगे। तो प्रश्न है, लोक सेवा के संदर्भ में जवाबदेही का क्या अर्थ है? लोक सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? क्लियर। तो इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा वर्ड देखने को मिल रहा है वो है जवाबदेही। अर्थात अगर आपको जवाबदेहिता का मतलब समझ में आ जाए तो आप अपने आप इसकी सुनिश्चितता के निश्चित करने के लिए उन उपायों को बता सकते हैं। क्लियर। तो जवाबदेही का मतलब क्या होता है? जवाबदेही का मतलब ये होता है, अगर हम सामान्य सी बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने कोई एक प्रोग्राम, कोई एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, वो इनिशिएटिव किसी कारणवश फेल हो गया, ठीक है, और उस पूरी इनिशिएटिव में आपके साथ 10 से 15 लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, और आप उसके लीडर थे। अब जब वो इनिशिएटिव फेल हो गया तो आप ये नहीं कहोगे कि इस फेलियर में फला पर्सन की गलती थी, उस पर्सन ने ऐसे काम किया होता या उसने ऐसे ऑर्गेनाइज किया होता तो हम सफल हो जाते, अर्थात मेरी इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? कहने का मतलब कि जवाबदेहिता का मतलब ये होता है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, जिस भी संस्थान में आप हों, जिस भी स्तर पे आप हों, उस स्तर के प्रति आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स रखें। अर्थात किसी भी प्रकार की विफलता और सफलता में आप अपने ऊपर उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। समझ गए? और जिस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी होती है वो पर्सन काफ़ी अच्छे से अपनी टीम को मैनेज कर लेता है। जैसे आप कभी क्रिकेट मैच जब देखोगे और उसमें इंडियन टीम मान लीजिए हार जाए, तो उसमें धोनी साहब या कोहली साहब ये नहीं कहते कि उन 11 प्लेयर्स की दिक्कत है। वो कहेंगे कि हाँ, इस पूरी टीम की हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक। और जब जीत की बात आएगी तो कहेंगे इस पूरी जीत के लिए पूरी टीम को बधाई। और इसी तरह की एक घटना आपने सुनी होगी या आपने कभी पढ़ी होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब एसएलवी और पीएसएलवी का परीक्षण कर रहे थे तो उस समय उनको पहली बार में असफलता हासिल हुई, और उस असफलता ने देश में काफ़ी सारे इन्वेस्ट किए गए पैसे को बर्बाद कर दिया। क्लियर। तो जब उनको मीडिया ट्रायल के लिए बुलाया गया तो क्या हुआ कि उस समय सतीश धवन साहब भी उन्हीं के साथ थे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हेड थे। तो इसमें मीडिया ने काफ़ी तीखे सवाल पूछे एपीजे अब्दुल कलाम साहब से, तो वो काफ़ी नाराज, मतलब वो हड़बड़ा गए कि हम इनको जवाब कैसे देंगे। उसी समय वहाँ पर सतीश धवन साहब ने उनसे वो मैक ले लिया और अपने आप से जवाब दिया कि कोई बात नहीं, इस पूरे इनिशिएटिव की गलती हमारी है और इस सफलता असफलता के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1 वर्षों में हम अपनी सफलता सुनिश्चित करके दिखाएं। और उन्होंने करके भी दिखाई, और बाद में जब सफल हो गए तब उन्होंने माइक किसको दिया? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। आप ये 1 मिनट के वीडियो में इस चीज को देखिए। बावजूद 1979 में इनका SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया। और जब फेल हुआ तो ये बहुत घबरा गए, क्योंकि उस समय ये इसके ऊपर पूरा देश देख रहा था, इनको पूरी दुनिया की मीडिया देख रही थी, इनको हताश हो चुके थे। और उस परिस्थिति में इनके जो प्रोफेसर सतीश धवन जो चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने इनको बुलाया कि आओ अब्दुल कलाम, चलो मीडिया इंतजार कर रही है, वहां जाके बात करना होगा। कलाम घबराए हुए थे, अब सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये मिशन डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। एज ए मिशन डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इनके फेलियर पे पूरी दुनिया देख रही थी। और जब सतीश धवन ने इनको बुलाया तो ये और घबरा गए, अब मीडिया को क्या जवाब दूंगा। मीडिया ने कहा करोड़ों रुपया तुमने देश का लगा के बर्बाद कर दिया, तुम्हारे को क्या अधिकार था। और वहीं प्रोफेसर सतीश धवन ने माइक ले लिया और माइक लेकर के क्या बोला, ये टीम बहुत जबरदस्त है, पहली बार किया है, फेल हुए हैं, 1 साल के अंदर यही टीम दोबारा इसी SLV-3 को लॉन्च करेगी। और दुगनी ऊर्जा भर दी टीम के अंदर। सारे फेलियर को, अब्दुल कलाम के फेलियर को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ये देख करके अब्दुल कलाम हैरान हो गए
एक साल दोबारा जी जान से मेहनत करी, इंटेलिजेंस आ चुकी थी, और इस बार SLV3 जब सफल हो गया तो उसके बाद फिर अब दोबारा प्रोफेसर धवन ने माइक इस दफा कलाम जी के हाथ में दे दिया। बोला अब तुम सफल हो गए हो, अब जवाब तुम दोगे। अब्दुल कलाम हैरान हो गए, बोले दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। हाउ टू हैंडल सक्सेस ये सबको आता है, हाउ टू हैंडल फेलियर ये प्रोफेसर धवन ने सिखाया कि जब मैं सफल होऊंगा तो टीम को क्रेडिट दे दूंगा, और जब विफल होऊंगा तो सारा का सारा फेलियर अपने ऊपर ले लूंगा। इस बात से प्रभावित आगे चल के इंदिरा गांधी भी हो गई, और देखा क्या उन्होंने कि ये दोनों ने बहुत देख लिया आपने। तो आपने देखा कि किस तरीके से सतीश धवन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, अर्थात इसी को कहते हैं जवाबदेहिता। जब जवाबदेहिता आप सुनिश्चित कर लेते हो ना, तो आप उस प्रोजेक्ट की सफलता को बढ़ा देते हो। क्लियर? तो अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से छोटे छोटे इनिशिएटिव हम अपना सकते हैं जिससे लोक सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित कर सकें। तो आपने इस प्रश्न को देखा कि इनकोड करेंगे, हम बता देंगे कि जवाबदेहिता का आशय क्या है, हम फिर ये बता देंगे कि व्यक्तिगत व सामूहिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उपाय क्या हैं, और अंत में अपना निष्कर्ष। अब आपको इसे कैसे लिखना है, तो आप देखिए, जवाबदेहिता के संदर्भ में आप इसकी जो ऑथेंटिक परिभाषा है वो लिखेंगे कि किसी कार्य से जुड़ी संभावित विफलता या प्रक्रियागत भूलों के लिए किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी का निर्धारित होना। अर्थात अगर इसमें फेल हुए APJ अब्दुल कलाम साहब, तो सतीश धवन साहब ने इस जिम्मेदारी को ले लिया कि हाँ, इस फेलियर का जिम्मेदार मैं हूँ। क्लियर? दूसरा कि ऐसे स्पष्ट निर्धारण से जब ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि इस फेलियर में उस पर्सन की जिम्मेदारी थी, तो क्या होता है कि उस कार्य और परियोजना की सफलता की संभावना बढ़ जाती है, जैसा आपने देखा अभी वीडियो के माध्यम से। फिर क्या होता है कि लोक सेवक के संदर्भ में जवाबदेहिता काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा लोक सेवक का क्या कार्य है कि वो सरकार द्वारा जारी की गई जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट कराना। और अगर लोक सेवक उस योजना को सही से नहीं इम्प्लीमेंट करा पाता है, वो योजना फेल हो जाती है, तो उससे क्या होगा? योजना तो फेल होगी, साथ में जनमानस का जो टैक्स का पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। साथ ही जो सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे पेंशन योजना, कोई योजना, वो समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा लोकतंत्र में जो अंतिम जिम्मेदारी होती है किसी पर्सन की सरकार के बाद, तो प्रशासन की होती है। तो इससे क्या होगा? लोगों का प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को श्योर करने के लिए जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना चाहिए। अब जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए हालांकि सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव अपनाए हैं, बट और कौन से इनिशिएटिव अपनाए जाने चाहिए जिससे हम इस प्रश्न का उत्तर लिख लें, तो ये है कि पदों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का न्यायोचित सोपान हो। इसका क्या मतलब कि होता क्या है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ को लेके भी जनरेट होता है। जैसे आप किसी ज़िले के जब जिलाधिकारी बनेंगे या बनेंगी, तो वहाँ के जो SP साहब होंगे, तो उनके साथ आपको ये डिस्टर्बेंस हमेशा फेस करनी पड़ेगी कि ये जो पावर आती है ये इनके अंतर्गत आती है, इस पावर की कमांडिंग इनके अंतर्गत होती है, तो इन्होंने ऐसे मैनेज नहीं किया इसलिए मेरे ज़िले में ये प्रॉब्लम आई। या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कि कोई बात आ गई, तो SP कहेंगे कि साहब हमारा नहीं है इसमें उत्तरदायित्व है, DM साहब कहेंगे हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि उन पदों की शक्तियों को और उनके कार्य का एक स्पष्ट विभाजन हो, और साथ ही उनका एक न्यायोचित सोपान हो। सोपान का क्या मतलब कि अगर इस फील्ड में इतनी गलती होगी तो इसकी जिम्मेदारी SP साहब लेंगे, और SP साहब अपनी इस जिम्मेदारी में अगर असफल होते हैं तो वो DM साहब को बताएंगे, और DM साहब अगर असफल होते हैं तो कमिश्नर साहब को बताएंगे। अर्थात एक पदानुक्रम होना चाहिए अपनी इस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। क्लियर? फिर आप देखें कि सभी अधिकारियों के मध्य कार्य का स्पष्ट विभाजन हो। मतलब कि जिस अधिकारी को जो कार्य दिया गया है, मान लीजिए आपने लेखपाल से ये कहा कि ठीक है भाई साहब, आप वहाँ जाइए, उस ज़मीन की पूरी माप कीजिए और वहाँ पर देखिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक? आपने अपने दूसरे अधिकारी से कहा कि आप उस गांव में जाइए, वहाँ पर देखिए कि वो स्कीम सही से चल रही है या नहीं चल रही है। आपने तीसरे अधिकारी से कहा कि हमारी CM साहब से मीटिंग फिक्स करो और हमें इस इशू पर बात करनी है।
आपने एसपी साहब को फ़ोन मिलाया कि साहब ये जो दंगे की स्थिति जो पनप रही है इससे हमें कैसे निपटना है। अर्थात आपने इतने सारे लोगों को अलग अलग इनका वर्क डिवाइड कर दिया। ठीक। अब क्या हुआ कि लेखपाल महोदय ने दूसरे अधिकारी के काम में दखल देना शुरू कर दिया। ठीक है, एसपी साहब ने इस अधिकारी के उसमें काम में दखल दिया और इन्होंने लेखपाल वाले कामों में भी दखल देना शुरू कर दिया। और आपने जिस अधिकारी से कहा कि सीएम के साथ मीटिंग अपॉइंट करो, वो एसपी साहब के साथ चाय पीने के लिए चला गया। अर्थात किसी के मध्य कार्यों का स्पष्ट विभाजन ही नहीं रहा। सब ये सोचा रहे हम कर देंगे तुम्हारा, तुम क्यों परेशान हो। तो इससे क्या हुआ कि जब लेखपाल को बुलाया जाएगा, अगर ये सही से माप नहीं करके आया होगा तो ये क्या कहेगा, अरे साहब हम एसपी साहब के कामों से चले गए थे, अरे साहब हम वहाँ चले गए थे, एसपी साहब ने बुला लिया था। इससे क्या होगा कि लास्ट में यही लगेगा कि यार अब ऐसा करो, खुद ही जिम्मेदारी ले लो। समझ गए। तो ऐसी स्थिति ना पनपने पाए, आप सबके कार्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दें। दूसरी चीज़ कि निभाने की प्रतिबद्धता और निष्पादन के आधार पर पुरस्कार और दंड की व्यवस्था हो। मान लीजिए आपने लेखपाल को कोई एक अच्छा काम दिया, उसने काफ़ी अच्छे से प्रतिबद्धता पूर्वक उसे कर लिया, तो आप उसे पुरस्कृत करें। अगर वो वहाँ पे फेल हो गया, जानबूझकर उसने गलती की है, अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया, तो आप उसे दंड दें। 5 दिन के लिए उसे छुट्टी पर भेज दें, 10 दिन की उसकी पेमेंट तनख्वाह काट लें। तो इससे क्या होगा कि वो अपने काम के प्रति जवाबदेही बनेगा। क्लियर। फिर आप देखोगे कि अधिकारी और कर्मचारी जब ऐसे कार्य करते हैं तो उनको सभी प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि वो निर्भरतापूर्वक अपने कर्तव्य का वहन कर सके। होता क्या है कि कई बार ऑफिसर्स जब ऐसे वर्क करते हैं जिसके जिसके तहत योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, प्रशासन के तहत जिले में काफ़ी अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जा सके, तो कई सारे लोकल लीडर और लोकल गुंडों के द्वारा उनको धमकियां दी जाती हैं, तो उससे उनको सुरक्षा मिले। साथ ही सहयोग की भावना वाले सदस्य हों, ना कि वैमनस्य वाले। सहयोग की भावना वाले मतलब एक टीम मेंबर की तरह काम करें। अगर एक चीज़ को फ़ायदा होती है तो सब उसमें खुश हों। ऐसा ना हो कि अरे एसपी साहब का प्रमोशन हो जाएगा, कलेक्टर साहिबा का प्रमोशन हो जाएगा, हम तो लेखपाल ही बने रहेंगे, इस काम को अच्छे से नहीं करते हैं। समझ गए। ऐसी भावना वाले ना हो। मतलब आपके प्रमोशन से और आपके पुरस्कार से उनको प्रॉब्लम ना हो, बल्कि वो खुश हों कि चलो अच्छी बात है, हमारे टीम के किसी मेंबर को ये चीज़ तो मिली। ठीक। फिर है संचार की सभी व्यवस्थाएं हों जो संभावित रूप से उपलब्ध हों। आप देखोगे कई बार रूरल एरिया में, जब आपको रूरल एरिया में आपको भेजा जाता है तो वहाँ पर अच्छे संचार के साधन नहीं होते, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं नहीं होती, फैक्स, ईमेल या फोटोकॉपी की वहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती, जिस माध्यम से आप वहाँ पे अच्छे सुधार नहीं कर पाते हो। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुदूर दूर तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। ठीक। फिर आप निष्कर्ष में बता सकते हो कि हाँ, उपयुक्त बातों के तहत ये तो स्पष्ट है, लेकिन सरकार के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जो कि इस चीज़ को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कराते हैं। जैसे प्रगति पोर्टल, आपको देखते हो कि प्रोएक्टिव प्रशासन को कैसे प्रमोट करना है। आईसीटी पोर्टल बनाया गया है कि कम्युनिकेशन सेंटर को कैसे मजबूत किया जाए। सिविल सेवा डे के मौके पे सिविल सेवक जो अधिकारी या जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, अगर वो योजना को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाता है। अन्य सेवा के अधिकारी, चाहे आईपीएस हों या किसी पुलिस सर्विस से हों, उनको उनके कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है। और आपको पता हो कि नए भारत के कर्मयोगियों को गढ़ने के लिए सरकार ने कर्मयोगी मिशन भी चलाया है, कैसे उनके अंतर्गत जवाबदेहिता को श्योर किया जा सकता है। और आपको ये भी पता है कि हमारे इस संस्थान की टैगलाइन भी यही है, क्योंकि हम इसी चीज़ से इंस्पायर हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जवाबदेहिता को काफ़ी आसान तरीके से टैकल कर लिया। ये सिंपल चीज़ें होती हैं, आपको याद बस रखनी है। अब आपको पता चल गया जवाबदेहिता का क्या मतलब होता है। साथ ही आपको ये भी पता चल गया कि इसके उपाय कौन से हो सकते हैं, कि पदों की जो शक्तियाँ हैं उनका सोपान क्रम हो। साथ ही ऐसे लोग हों जो सहयोग की भावना से हो, ना कि वैमनस्य हो। इसके अलावा समुचित संचार की व्यवस्था हो, किसी प्रकार के भय का माहौल ना हो। समझ गए। इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे हम आंसर अपना लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।